नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने अर्थव्यवस्था पर कृषि क्षेत्र का विकास एवं प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी दिया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने महिलाओं के कानून के लिए किराए के कोख, विपरीत लिंगी मानव तस्करी के बारे में बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। अर्थव्यवस्था को बचा पाएगी खेती, इस विषय पर चर्चा। जलवायु में होने वाले परिवर्तन से नित नए खतरे उभर रहे हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नवीनतम अध्ययन ने इस बात की पुष्टि की है कि जलवायु में आ रहे परिवर्तनों के चलते इस सदी के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आ सकती है। लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ए क्रॉस कंट्री एनालिसिस के अनुसार इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहां 7% की गिरावट आ सकती है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था 10% तक कम हो सकती है। जलवायु परिवर्तन को नकारने वाला अमेरिका को भी जीडीपी में 10.5% तक का घाटा सहने के लिए तैयार रहना होगा। महामारी के कारण अर्थव्यवस्था की बदहाली के बीच आशा की किरण कृषि क्षेत्र से ही है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपनी अर्थव्यवस्था जब 23.9% तक संकुचित हो गई, तब कृषि क्षेत्र ने 3.4% की वृद्धि दर्ज की। लेकिन आशा की यह किरण भी अब धुंधली पड़ रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का असर कृषि क्षेत्र में हो रहे वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। विगत अगस्त में जारी रिजर्व बैंक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश को भविष्य में भीषण सूखे और औसत बारिश में कमी का सामना करना पड़ सकता है तथा चक्रवातों के बढ़ने की भी संभावना है। अकेले 2019 में बारिश में तेज अस्थिरता के साथ 8 चक्रवातों के कारण कृषि क्षेत्र में नुकसान बढ़ा है। रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तापमान में वृद्धि फसल के पैदावार में गिरावट और संभावित आय कम करने की कारण बनी है। ग्लोबल वार्मिंग से 2008 से 2018 के बीच अपने देश में जल स्तर की गिरावट के साथ लगभग 52% कुओं का भूजल सूख गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के केंद्रीय बैंक ने जलवायु परिवर्तन को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया है। एक अनुमान के अनुसार देश की जीडीपी का 3% जलवायु परिवर्तन का असर कम करने के लिए खर्च किया जाएगा। भारत जैसे अल्प विकसित देश के लिए यह एक बड़ी रकम होगी। जाहिर है, समय रहते आवश्यक कदम उठाकर इस तरह के खर्च से बचा जा सकता था। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि पर ही टिकी हुई है, इसलिए इस क्षेत्र में पड़ने वाला प्रभाव समुचित अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट को आधार मानने का मतलब है भारत की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के लिए और बुरी खबर। यह स्थिति आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश जलवायु परिवर्तन का शिकार होते रहेंगे और इसके बाद फसल की पैदावार कम हो जाएगी और खाद्य उत्पादन में कमी आएगी। अगर कृषि क्षेत्र का उत्पादन गिरता है और अनिश्चितता बढ़ती है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक को और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खाद्य कीमतों पर जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक असर पर्याप्त रूप से देखे जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से मिट्टी का क्षरण, भूमि गुणवत्ता का क्षरण, मरुस्थलीकरण, सूखे की बढ़ती आवृत्ति और तापमान में वृद्धि हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि चूंकि भारत पर जलवायु परिवर्तन का असर सबसे गंभीर होने की आशंका है, ऐसे में इससे उत्पन्न वित्तीय जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त ढांचे की आवश्यकता है। पिछले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 15% था, जो बैंकों के समग्र ऋण का 12.6% था। इसका मतलब है कि कृषि क्षेत्र को झटका लगने का देश की वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ सकता है।
वैसे स्थिति में किसानों द्वारा कृषि उपकरण और इससे जुड़े क्षेत्रों जैसे ट्रैक्टर, मोटर पंप, बीज और उर्वरक के लिए लिया जाने वाला कर्ज न चुका पाने की आशंका ज्यादा है। इसके अलावा फसल के नुकसान से बैंकों पर राजनीतिक दबाव होगा कि वे कर्ज माफ करें या अनिश्चित ब्याज दरों पर ऋण की पेशकश करें। कोविड-19 के इस अनिश्चित समय में इसी समस्या को जानना उसके खत्म करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। इन कानूनों से ही संभव है महिला अधिकारों की सुरक्षा। महिला अधिकारों को लेकर पिछली संसद में भी खूब बहस हुई थी और तब महिला अधिकारों को लेकर जो ठोस कदम सरकार द्वारा उठाए जाने चाहिए थे उन्हें कानूनी जामा ना पहनाया जा सका। यह अधिकार ऐसे थे जिन पर केवल बहस में ही समय जाया नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि इन पर तुरंत एक्शन लिया जाकर इन्हें कानूनी जामा पहना दिया जाना आवश्यक था। 3 मुख्य बिल थे। सरोगेसी, किराए की कोख, महिला तथा बच्चियों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ट्रांसजेंडर, उभयलिंग व्यक्तियों से संबंधित कानून। तीनों ही समाज के लिए बहुत आवश्यक है और इनमें महिलाओं की सुरक्षा मुख्य रूप से जुड़ी हुई है। सरोगेसी के लिए बिल तो प्रस्तुत हुआ पर वो कानून नहीं बना। उसमें कुछ ऐसे बिंदुओं भी हैं जिन पर कई पक्षों को आपत्ति है। उदाहरण, उसमें कहा गया है कि सरोगेसी कोई व्यापार नहीं है। जिस तरह बाजार में जाकर कोई मनपसंद वस्तु खरीद ली जाती है और उस तरह किराए की कोख किराए पर नहीं ली जा सकती है। इसलिए ही बिल में कहा गया है कि अपने निकट संबंधी महिला की इसमें सहायता ली जा सकती है, लेकिन किसी पराई महिला को कुछ धनराशि चुकाकर उसे किराए की कोख लेकर संतान प्राप्त करना अपराध माना गया तथा साथ ही यह भी कहा गया कि यदि कोई महिला अपने कोख का व्यापार करती है तो उसे भी अपराधी माना जाएगा। इस पर बहुत विरोध हुआ। कहा गया कि वह भी किराए की कोख देने वाली महिलाओं ने कहा कि हम पर बहुत आर्थिक मुसीबतें हैं जिनका समाधान सरोगेसी से हो जाता है। सरकार ऐसा कानून ना बनाए, नहीं तो हम पर आर्थिक बोझ आ जाएगा। हम कैसे अपना घर परिवार चलाएंगे। सरोगेसी के इस खुले व्यापार का विरोध करने वाले भी संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि जिन बातों को हम कानून में शामिल करना चाहते हैं वह तो हुई ही नहीं, केवल सतही तौर पर सरोगेसी की गंभीर समस्या पर बात की गई है। बिल अभी इस सत्र में पेश नहीं हुआ है, इसलिए शायद लंबा इंतजार करना होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक भीषण समस्या है जिसे लेकर भारत ही नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल विभाग भी बहुत चिंतित है। विश्व भर में भी यह समस्या मौजूद है। जहां जहां गरीबी, अभाव और शिक्षा मौजूद है वहां पर यह समस्या बहुत भीषण रूप में दिखती है। हम सब जानते हैं कि भारत अभी भी समाज में मौजूद गरीबी से लड़ रहा है। शासन अभी तक भी इस गरीबी से मुक्त नहीं कर सका है। ऐसे अभावग्रस्त परिवार में गरीबी के कारण बच्चों की कोई देखभाल नहीं होती। मानव तस्करी के दलाल परिवारों को आर्थिक लालच देकर उनके बच्चों को व्यापार करते हैं। इस मानव तस्करी में बच्चियों का शोषण सबसे अधिक होता है। यह बच्ची किस नर्क में ढकेल दी जाती है कि उन पर होने वाले अत्याचारों की बातें सुनकर यह रूह कांप जाए। इस हेतु सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। वह भी कब बनेगा, कहा नहीं जा सकता। तीसरी और समाज की एक और चर्चित समस्या समलैंगिकता और उभयलिंगिया ट्रांसजेंडर को लेकर है। हमारे समाज में समलैंगिकता को ना तो समझा गया है और ना ही इसे स्वीकारा गया, जबकि ये प्राकृतिक मानसिक अवस्था है। इसकी ना तो आलोचना की जानी चाहिए, ना ही इसे धिक्कारा जाना चाहिए। समलैंगिकता को उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्वीकृत कर लिया गया है। पिछले दिनों भारत की गोल्ड मेडलिस्ट धावक द्युति को लेकर इसके परिवार ने ही उसे बहुत कुछ कहा और कईयों ने उनकी हाँ में हाँ भी मिलाई। समलैंगिकता स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, इस पर शोर ना मचाया जाए।
इन तीनों समस्याओं पर कानून बन जाने की हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।